नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों को संघीय कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताऊंगा। बेसिक प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री होता है वह पूरे देश का एक सर्वमान्य नेता होता है। और आप देखेंगे कि जो आम चुनाव होते हैं वह वास्तव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वह चुनाव लड़ा जाता है। तो सोचिए कि उस पद का कितना महत्व है। और अगर आप संविधान को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान यह प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होगा। अनुच्छेद 74 यानी राष्ट्रपति जो भी राज्य के अध्यक्ष के रूप में, शासन के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य में उसको सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यहां एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर नहीं समझ पाते। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है वो बड़ी संस्था है जिसमें 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसी कैबिनेट को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी मंत्रिपरिषद बड़ी इकाई है, उसमें कुछ कैबिनेट मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल होती है उसे हम कैबिनेट या कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। दूसरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखिए, प्रधानमंत्री के अंतर्गत सब सारे विभाग होते हैं। सभी मंत्री लगभग प्रधानमंत्री के प्रति ही जिम्मेदार भी होते हैं। उन्हीं के प्रसाद पर्यंत उनको विभागों का बंटवारा होता है। तो कुछ ऐसे प्रभार होते हैं, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जो होता है वो विभाग उसके पास होता है, लेकिन वह किसी राज्य मंत्री को नियुक्त करके वह स्वतंत्र प्रभार उसको दे देता है और वह उससे उसके कार्यवाही गतिविधियों का संचालन करता है। लेकिन वह कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेता। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री ही भाग लेता है, जिसमें प्रमुख प्रमुख मंत्रालय जैसे गृह, शिक्षा, विदेश, वित्त, रक्षा, ये सारे, रेल, संचार, ये सारे मंत्रालय ये कैबिनेट मंत्रालय में मंत्री जो होते हैं वो इन कैबिनेट मंत्री इस मंत्रालय के वो कैबिनेट में आते हैं, वो कैबिनेट के बैठक में मंत्रिमंडल में होते हैं। तीसरा होता है राज्य मंत्री। बड़े बड़े मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री को सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री 3 प्रकार के पाए जाते हैं। उसी मंत्रिपरिषद में से एक छोटा जो कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हीं को हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहते हैं। तो यहां 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होगा। अब अनुच्छेद 75 कल मैंने बताया भी था आपको। 75 जो होता है वो प्रधानमंत्री के बारे में बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो प्रधानमंत्री का चयन या नियुक्ति होती है उसके बारे में अनुच्छेद 75 बताता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी यहां क्लियर है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन संसद के सदस्य का होता है, या बिना संसद के सदस्य रहे भी कोई प्रधानमंत्री 6 महीने तक के लिए तो बन ही सकता है। तो यानी कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब योग्यता की बात कर ले
तो वही लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री को। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। ये प्रधानमंत्री की योग्यता हुई कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। वैसे 6 महीने के लिए राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या नहीं हो, राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अब कौन बनता है प्रधानमंत्री? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। तो वास्तव में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी को भी बहुमत प्राप्त न हो, तो वहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। वहां राष्ट्रपति सबसे बड़े दल, जिस दल को सबसे अधिक सीट मिली है, उसके नेता को या गठबंधन के नेता को वह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है, लेकिन उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। यह प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति हो गई और योग्यता। अब कार्यकाल यहां एक चीज और देखने की चीज है, जानने की, कई बार कंपटीशन में पूछता है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था, पहला प्रधानमंत्री जो लोकसभा का सदस्य नहीं था। मिसेस इंदिरा गांधी के पहले तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो सब लोकसभा के सदस्य रहे, लेकिन पहली बार जब मिसेस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। यानी लोकसभा राज्यसभा किसी का सदस्य होना चाहिए। ऐसे ही एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय वो कर्नाटक विधानसभा में विधानसभा सदस्य एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। वो एमपी नहीं थे, वो राज्यसभा लोकसभा सदस्य नहीं थे, वो विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। बाद में वह कर्नाटक से ही राज्यसभा के सदस्य बन गए और प्रधानमंत्री पद पर रहे। ऐसे ही आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल का नाम सुना होगा आपने, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी डेथ हुई है हाल ही में, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। जब उनको प्रधानमंत्री, दोनों टेन्योर में वो राज्यसभा के सदस्य थे, 4 से 9 में और 9 से 14 दोनों में ही वह राज्यसभा के ही सदस्य रहे। तो यहां कोई महत्वपूर्ण नहीं कि लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो 6 महीने के भीतर इन दोनों की सदस्यता उसे हासिल करनी पड़ती है। अगर नहीं हासिल की तो उसे प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, वैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। यानी इस लोकसभा का गठन हुआ, अब 5 साल बाद अगली लोकसभा का गठन होना है, तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता। लेकिन इसके पहले भी वह उसको प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता है या वह छोड़ सकता है। पहला, या तो वह त्याग पत्र दे दे तो वह अपने कार्यकाल से पहले ही मुक्त हो सकता है, या फिर लोकसभा में वह अपना विश्वास मत खो दे, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, या फिर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर दे तो भी उसे अपने कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ना पड़ता है। तमाम प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, एक बार 13 महीने रहे और एक बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 1.5 साल,
कोई 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहा, तो तब तक वह अपने पद पर रहेगा जब तक अगला लोकसभा फिर गठित न हो जाए। उसके पहले इन 3 कारणों से वह अपने पद से हट सकता है। अब महत्वपूर्ण जो हमें पढ़ना है, ये सब चीजें जनरल थी और बहुत आसान भी है। प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, ये हमको देखिए। आपको पता है, कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था में 2 कार्यपालिकाएं पाई जाती, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, यानी राज्य का वो अध्यक्ष होगा, लेकिन बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के वह कोई कार्य नहीं करेगा, यानी उसी के परामर्श से वह कार्य करेगा। यानी वास्तविक प्रधान की भूमिका प्रधानमंत्री की हो जाती है, और इस वास्तविक प्रधान की भूमिका के कारण प्रधानमंत्री का पद बहुत अट्रैक्टिव और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बल्कि यूं कह लें, या यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत में जो सबसे शक्तिशाली पद है वह प्रधानमंत्री का पद है। इसीलिए आप देखेंगे जब आम लोकसभाई चुनाव होते हैं तो वह प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े जाते हैं, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही सत्ताएं आती और सत्ताएं जाती। तो उसकी शक्तियों की विवेचना कर ली जाए तो पहली बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है वह मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कह लें, के जन्म, जीवन व मरण का केंद्र बिंदु, या यूं कहें आधारशिला, मंत्रिपरिषद की आधारशिला होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद के जन्म, जीवन और मरण, यानी कह सकते हैं कि पूरे ही मंत्रिपरिषद की आधारशिला होता है। कैसे? मंत्रिपरिषद का जन्म, पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जन्म हो गया मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने की, यानी यह जन्म हो गया। जीवन, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा? पहले तो मंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन विभागों का जो बंटवारा होता है वह भी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। यानी बिना प्रधानमंत्री के सलाह के मंत्रियों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, उनके विभागों का बंटवारा, उनको पोर्टफोलियो नहीं मिल पाएगा। यानी मंत्रिमंडल के जन्म, जीवन और मरण, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इस्तीफा दे देगा तो स्वयं मंत्रिपरिषद अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। यानी वह केंद्र बिंदु है। संघीय मंत्रिपरिषद की केंद्र बिंदु, आधारशिला, बेस, नींव के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जन्म, जीवन, मरण तीनों का केंद्र बिंदु होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता। जो दूसरा था वह था राष्ट्रपति को परामर्श व सहायता। परामर्श व सहायता किसको? राष्ट्रपति को। बताया मैंने अनुच्छेद 74 कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहयोग और सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा।
यानी 74 अनुच्छेद कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देगा। तमाम आप देखें तो कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो लगभग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी सिमेट्री रही है। थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच हिंदू कोड बिल को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ, फिर लाल बहादुर शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद के बीच थोड़ा सा रहा, उसके बाद राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच रहा। बाकी अगर इन 3 अपवादों को छोड़ दिया जाए तो लगभग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का बड़ा सहयोग रहा और राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के कोई काम नहीं करता। यहां तक कि मिसेस इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया वह मिसेस इंदिरा गांधी के सलाह पर ही राष्ट्रपति ने लगाया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। वो चाहे तो राष्ट्रपति भेज सकता था पुनः विचार के लिए, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में कह दिया गया कि अगर पुनः विचार के लिए भेजा और पुनः मंत्रिपरिषद ने सलाह करके भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति उसको बदल नहीं सकता, उस सलाह को उसको मानना ही पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण चीज था, यानी राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए, एक सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करेगा। तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी, प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाता है? तो राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी प्रधानमंत्री अपने भी दल का प्रमुख हो जाता है और दूसरी तरफ लोकसभा में भी बहुमत दल का नेता बन जाता है। यानी कि वह प्रधानमंत्री अपने दल और सदन दोनों के नेता के रूप में कार्य करता है। यह उसके पद का चार्म है, यह उसके पद की महत्ता को बढ़ाता है कि एक तरीके से कह दिया जाए कि लोकसभा में एक मान्य सर्वमान्य नेता होता है, वह होता है प्रधानमंत्री। यह तीसरी चीज थी। अब चौथी चीज देख लें, वह सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह सर्वोच्च, लोकसभा में सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता होता है, क्योंकि बिना उसकी सलाह के कोई, बिना उसकी मर्जी के कोई विधेयक संसद के पटल पर पेश नहीं किया जाएगा, ना कोई बजट पेश किया जाएगा। और जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वह बिना प्रधानमंत्री के सलाह के, बिना प्रधानमंत्री के मंजूरी के कोई भी विधेयक सदन पर पेश नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री चाह दे तो एक सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के रूप में वह अपने दल के और सदन के नेता के रूप में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि ब्रिटिश संसद के बारे में कहा गया कि अगर एक दल का प्रधानमंत्री हो और उस दल का बहुमत हो तो ब्रिटिश संसद के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं केवल उस दल के बहुमत होने के कारण। तो और वास्तव में उसका बहुमत दल का नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए वह एक सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय मंच या देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह देश का प्रतिनिधित्व, भाई देश में, दूसरे देशों में शक्तिशाली नेता के रूप में, वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की ही पूछ होती है। क्यों? क्योंकि वह देश का एक सर्वमान्य शक्तिशाली नेता होता है, इसीलिए वह देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। अगर भारत को देख लें तो भारत में चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, मिसेस इंदिरा गांधी रही हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, आई के गुजराल रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, या आज के बड़े महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के चेहरा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उभर के आते हैं। ये अगली विशेषता हुई। 5वीं,
अब छठवीं देख लेते हैं। देखिए, आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत बढ़ जाती है। कल मैंने राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां बताई थी, अनुच्छेद 352, 56 और 60। तो जो 2 आपातकाल है 352 और 360, यह बिना मंत्री परिषद के सलाह के, यानी एक तरीके से कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से बिना प्रधानमंत्री के सलाह के लगाए नहीं जा सकते। और इस दौरान सारी शक्तियों का नियंत्रण भले ही नाम के लिए राष्ट्रपति के पास हो, लेकिन सारा नियंत्रण वास्तविक रूप में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास होता है। और अगर 356 की बात करें तो किसी प्रांत में, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर उस राज्य की सारी शक्तियां वास्तव में राष्ट्रपति के या संसद में ना होकर नाम के लिए राष्ट्रपति और संसद में होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में नियंत्रित रहती हैं। क्योंकि राष्ट्रपति, कहा जाता है कि राष्ट्रपति की आंखें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के कान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के हाथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के मुंह प्रधानमंत्री, यानी बिना प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते। एक और चीज कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह एक पुल के रूप में कार्य करता है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच पुल के रूप में कार्य करता है। मंत्री परिषद की बातों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ले जाता है और राष्ट्रपति की बातों को मंत्री परिषद तक पहुंचाने का कार्य, यानी एक सेतु, एक पुल, एक बीच की कड़ी का कार्य करता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है, यानी नींव है, बिना नींव के वह मेहराब, वह बिल्डिंग गिर जाए। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी क्रिकेट टीम का कैप्टन है, कप्तान है, बिना उनके इशारे के कुछ भी नहीं होता। इतना महत्वपूर्ण पद है। और आपातकाल में जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री की शक्तियां अटरंडम बहुत ज्यादा बढ़ जाती। ऐसे तो शक्तिशाली है ही, लेकिन आपातकाल में जो नाम के लिए सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, उन सारी शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। अगली विशेषता कि जो प्रधानमंत्री होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियंता होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे देश से, भारत से किसी और देश से बनने हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई नीति आनी है, उसका नियंता होता है भारत। अगर आप प्रधानमंत्री अगर आप देखें तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति लाई। जब दोनों विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक पूंजीवादी खेमा, एक साम्यवादी खेमा, एक तरफ सोवियत चीन और सोवियत रूस और दूसरी तरफ यूएस अमेरिका। उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रश्रय लिया, उसकी शुरुआत की नार्सिर, टीटो और नेहरू ने। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम नियम कानून आते रहे, जैसे गुजराल का सिद्धांत। अच्छा, एक चीज भूल रहा था मैं, पंचशील का सिद्धांत जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जो हमारी विदेश नीति में है, जो हमारे संविधान में जिसको स्थान दिया गया, वह पंचशील की नीति। आज दुनिया के लगभग देश उसको स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नियंता के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री स्थापित है। गुजराल की लूकिस्ट पॉलिसी, ऐसे ही मनमोहन सिंह का उदारीकरण का नीति, ऐसे ही मेक इन इंडिया की नीति आज चल रही है। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से इंडिया अपने आप को आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित कर रहा है। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब के नियंता के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। एक और विशेषता बताई जाती है 9वीं नंबर की, कि केंद्र राज्य के बीच संबंध होता है, उन संबंधों के समन्वयकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है। क्योंकि हमारे यहां संघात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रणालियां हैं, अर्धसंघीय व्यवस्था है। संघात्मक में राज्य को भी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन राज्य और संघ में विवाद की स्थिति न हो, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह राज्य के साथ बराबर संवाद करता रहे
और किसी प्रकार के विवाद न उत्पन्न होने दे और राज्य और संघ के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करे। और लगभग प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया है। इसलिए कहा जाता है कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच एक समन्वयकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। अगली विशेषता है वह जो प्रधानमंत्री होता है उसका केंद्रीय संसद में, जो केंद्रीय संसद होती है उसमें, यानी संसद में उसकी एक केंद्रीय स्थिति होती है, सेंटर की स्थिति होती है, बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है कि प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में, एक बार आर.एच. क्रॉम्पसन ने कहा था कि युद्धकालीन परिस्थितियों में मैंने संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था में बदलते देखा है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री इतना केंद्रीय स्थिति में संसद में होता है कि वास्तव में सारी शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती रहती है, पूरी कार्यपालिका उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि संसद में केंद्रीय स्थिति, लोकसभा का नेता होने के कारण, बहुमत दल का नेता होने के कारण एक केंद्रीय स्थिति में प्रधानमंत्री होता है। और अंतिम विशेषता जो कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के महत्व को दर्शाती है कि प्रधानमंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण है, कि देश का सर्वमान्य नेता होता है प्रधानमंत्री। यह जो विशेषता है अंतिम, यह बताता है कि देश का सर्वमान्य नेता होता है प्रधानमंत्री। मैंने बताया भी कि जो आम इलेक्शन होते हैं, सामान्य निर्वाचन होते हैं, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े जाते हैं। और आपको याद हो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लोग झूम कर वोट देते थे और जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद मिसेज इंदिरा गांधी आई, एक नारा दिया गया, इंडिया इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, गरीबी हटाओ का नारा, उस प्रधानमंत्री के चेहरे पे वो प्रधानमंत्री बन गए। जब इंदिरा गांधी मरी तो केवल राजीव गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, एक सिंपैथी गेन की गई और चुनाव जीत गए। ऐसे ही जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी तो केवल और केवल प्रधानमंत्री का चेहरा एक ऐसा व्यक्तित्व था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि थे, एक बहुत बड़े कवि थे और बहुत अच्छे विचारक, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ। और इस साल उनका 100वां शताब्दी जन्म दिवस भी है, उनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। उनके चेहरे के नाम पर केवल एनडीए सरकार में आ गई। और अगर आप देखें तो 14 में जो एनडीए सरकार में आई या इतना पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, इसके पीछे कारण प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। 19 में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भाजपा की सरकार आ गई और 24 में भी चुनाव हुआ, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, उनका चित्ताकर्षण व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व, उस करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए आज वो प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उनका जो करिश्मेटिक कैरेक्टर है, उनका जो चित्ताकर्षण व्यक्तित्व है, एक लीडरशिप की एबिलिटी है, उस एबिलिटी ने पूरे देश की शासन व्यवस्था को उनको दे दिया। तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव जीता लोगों ने। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का पद है वह पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक केंद्रीय स्थिति में है, वह पूरे देश का एक सर्वमान्य नेता के रूप में काम करता है। अगर इन सारी शक्तियों को, उनके कार्यों को देखें तो इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री होता है वह एक अच्छा समन्वयकर्ता, एक अच्छा निर्देशक, नेतृत्वकर्ता, पर्यवेक्षक और नियंत्रक की भूमिका में होता है। और अगर भारत जैसे देश की संसदीय शासन व्यवस्था वाले जैसे देश के शासन व्यवस्था में देखें तो प्रधानमंत्री का पद सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वह शासन सत्ता के वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति की जो स्थिति है वही भारत में भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति है। बहुत मजबूत स्थिति है और इससे ज्यादा ताकतवर कोई पद पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी नहीं। मित्रों, ये था प्रधानमंत्री
और उनका मंत्रिपरिषद मैंने बताया भी 3 तरह के मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिनको कहते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री, 3 तरह के मंत्री होते हैं। और जो ये प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं इनको सब मान लीजिए सब मंत्रिपरिषद कर रहा है। लगभग मंत्रिपरिषद के वही कार्य, जो भी कार्य आपने राष्ट्रपति के देखे, कार्यपालिका संबंधी कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, अन्य कार्य, ये सब मंत्रिपरिषद के कार्य। तो मैंने बताया था कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये आते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आज कर दी। अब मैं आगे सोच रहा हूं कि जो संसद है, केंद्रीय संसद, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के गठन, शक्तियां और कार्य के बारे में बताया जाए और लोकसभा के गठन, शक्तियां, कार्य के बारे में बताया जाए, क्योंकि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं फरवरी और अप्रैल में होने हैं और तमाम बच्चे अभी एग्जामिनेशन भी अपना सिलेबस का दे रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि उन विद्यार्थियों तक यह भारतीय शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण चीजें पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।